राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा की दुष्ट पत्नी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया और वन में जब उसने एक बारहसिंगे को देखा तो वह उसके पीछे भाग लिया। कई मील तक उसका पीछा किया, लेकिन वह जंगल में कहीं गायब हो गया। वह बारहसिंगा को नहीं पकड़ सके। राजा अपनी इस बदकिस्मती पर बहुत ही दुखी और नाउम्मीद हुआ और वापस लौट पड़ा। जब वह अपने खेमे की तरफ लौट रहा था तो उसने सड़क के किनारे लगी हैज के पीछे किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने उसके अंदर झांका तो वहाँ कौन रहता है तो वह देखने लगा। उसने देखा कि एक वहाँ 16-17 साल की बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसको देखकर वह उसे देखता रह गया। उसने उससे बड़ी नम्रता से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो वह बोली, मैं चीन के एक राजा की बेटी हूँ। मेरे पिता एक लड़ाई में बंदी बना लिए गए और मैं अपने पिता के दुश्मन की बंदी बनाई जाने के डर से वहां से भाग निकली हूँ। मैं पहले एक जगह गई जहाँ मैं डूब जाना चाहती थी, क्योंकि जब पिता को बंदी बना लिया तो मैं जीकर क्या करूँगी। परंतु गांव वालों ने मेरे इरादों का पता चल गया और उन्होंने मुझे डूबने से बचा लिया। उसके बाद मैं यहाँ चली आई और आप जब मुझसे पूछ रहे हो तो आपने मेरी कहानी सुन ली है। अब आप ही बताइए राजा साहब, मैं क्या करूं? राजा बोला, ओ सुंदरी, मैं इस देश का राजा हूँ और शिकार करने निकला हूँ। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम यहाँ पता नहीं कब तक अकेली पड़ी रहती। यह सुनकर वह लड़की रो पड़ी। राजा ने फिर पूछा, सुंदरी, तुम क्यों रोती हो? लड़की बोली, मैं अपने माता पिता और देश के लिए रोती हूँ। मैं अपने लिए भी रोती हूँ कि मैं यहाँ क्या करूँगी। मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मेरा यहाँ पर कोई जान पहचान वाला नहीं है, जिसके बिना बिना घर और दोस्तों के मैं कैसे रहूँगी। राजा बोला, तुम रो नहीं, आगे से मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। चलो तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, अब से तुम वहीं रहना। लड़की बोली, यह तो ठीक है, मैं आपके साथ खुशी खुशी चल दूंगी। आप मुझसे अगर अपनी पत्नी बनाएंगे और मुझसे शादी कर लेंगे तो मेरे लिए रहना थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको किसी भी चीज के लिए मैं मना नहीं कर सकती। राजा बोला, तो चलो प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो और महल पहुंचकर हम दोनों शादी कर लेंगे। राजा अपनी उस चीन वाली पत्नी के साथ धीरे धीरे और प्यार करने लगा। उसने उसके लिए डल झील के पास 5 मंजिल का एक महल बनवाया और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। उससे भी जितना वह दूसरी रानियों के साथ कुल मिलाकर बिताता था, जितनी उसकी रानियां थी, पर उस चीन वाली रानी को वह सबसे ज्यादा समय देता। उसको यह पता ही नहीं था कि वह किस नीच लड़की के साथ रह रहा था जिससे उसको इतना प्यार हो गया था। और उसको यह भी पता नहीं था कि वह तो एक बहुत बड़ी बीमारी उस राजा को दे रही थी। धीरे धीरे राजा के पेट में दर्द रहने लगा। उसने कई हकीमों को बुलाया, वैद्यों को दिखाया, लेकिन किसी की बात उसकी समझ में नहीं आई कि राजा को क्या बीमारी है, क्या सलाह दे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबने अपने अपने दवाइयां दी, औषधियां दी, लेकिन राजा को कोई आराम नहीं लगा। एक दिन एक जोगी अपने गुरु के लिए दूध गंगा से उसका पानी लाने, हरि पर्वत से मिट्टी लाने के लिए इस देश के ऊपर से उड़ा तो उसने ये शानदार महल देखा जो राजा ने अपनी चीन वाली रानी के लिए बनवाया था। वह थका हुआ था। वह आराम करने के इरादे से नीचे उतरा और उस महल में घुस गया। उसने वह पवित्र पानी कमरे के कोने में रख दिया और वह पवित्र मिट्टी उसके दूसरे कोने में रखी और एक कीमती मरहम तकिए के नीचे रखा और राजा के बिस्तर पर लेट गया। इसी बीच उसे नींद आ गई और इसी बीच राजा भी आ गया। अपने बिस्तर पर एक जोगी को आराम करते देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसकी निगाह उस मरहम की उस छोटी सी डिबिया पर गई
जो उसके तकिए के नीचे रखी हुई थी। एक कोने में पवित्र पानी रखा हुआ था, दूसरे कोने में पवित्र मिट्टी रखी हुई थी। यह सब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में यह इच्छा जाग उठी कि देखूं तो सही है जोगी उठकर क्या करता है। सो वह वहीं बैठकर राजा उसके उठने का इंतजार करने लगा। उसको जोगी के बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। जब जोगी उठा तो वह यह देखकर भौचक्का रह गया कि ना तो वहां पर पवित्र पानी था और ना ही पवित्र मिट्टी थी और ना ही वह कीमती मरहम की डिबिया थी। असल में राजा ने उनको ले लिया था। और जोगी को जागा हुआ देखकर राजा बोला, जोगी महाराज डरो नहीं, मैंने वे सब चीजें संभाल कर रख दी हैं। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो, फिर मैं तुम्हें वह चीजें तुम्हारी दे दूंगा। जोगी ने उसे सब कुछ बता दिया कि राजा साहब, मैं अपने गुरु के लिए जो पवित्र जल और पवित्र मिट्टी लेने जा रहा था और थकावट के कारण मैं आपके महल में रुक गया। मुझे पता ही नहीं चली कि मुझे कब नींद आ गई। उसकी चीजें राजा ने सुनकर सारी बातें वापस कर दी। उसने राजा को फिर सिर झुकाया और प्रणाम किया और महल से छोड़कर चला गया। वह बहुत जल्दी अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उससे देरी से आने का कारण पूछा कि तुम इतनी देर लगाकर कहाँ आए हो। तब उस चेले ने गुरु को राजा के महल में रुकने की सारी बात बताई। तब उसने यह भी बताया कि गुरुदेव, पता नहीं वह कैसे राजा के बिस्तर में सोता पाया गया, उसे पता ही नहीं चला। राजा ने उससे कैसे बातचीत की। गुरु ने जब यह सुना तो बोला कि वह राजा अच्छा आदमी था। मैं उसका आभारी हूँ जो उसने तुम्हारा कीमती मरहम और दूसरी चीजें वापस कर दी। चलो, मुझे तुम उसके पास ले चलो। उस मरहम की सहायता से वे दोनों उस देश के ऊपर उड़े। राजा के पास पहुंच गए। जोगी ने राजा से कहा कि उसके गुरु आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं। तो वह, क्योंकि वह आपके बहुत आभारी हैं, आपने मुझे उन चीज़ों को वापस कर दी जो मेरी थी। तब गुरु ने कहा है कि मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप अपनी खुशी से मुझसे कोई भी वर मांग लो। जब राजा उनके पास आया, राजा ने जोगी को प्रणाम किया। तो जोगी ने राजा साहब को बहुत धन्यवाद दिया कि मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, तुमने सब चीज़ों को वापस कर दिया मेरे चेले को। तब जोगी ने कहा कि राजा साहब, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि तुम मुझसे कोई चीज़ मांग लो। तब राजा ने उनके सामने कहा, सर झुकाते हुए कहा कि ऋषि महाराज, आप मुझसे खुशी हैं तो मुझे एक रोग लग गया है। मेरा पेट बहुत दर्द करता है। सारे वैद्य हकीमों को सबको दिखा लिया, कोई इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसको कोई ठीक नहीं कर सका। अगर आप उसको ठीक कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। ऋषि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे अपना पेट दिखाइए। कुछ देखकर उसने राजा से पूछा, क्या आपने अभी अभी नई शादी की है? राजा ने कहा, हाँ। हाँ कहकर राजा ने बताया कि अपनी चीनी पत्नी से मिलने के हालात और उससे शादी की पूरी बात उसने ऋषि को बता दी। तब ऋषि बोला, मुझे इसी का शक था। अगर आप बिना दवा के 40 दिन और रहते तो आप मर जाते। अब आप सुरक्षित हैं, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। जो मैं कहता हूँ आप वही करें। पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की शाम अपने रसोइयों को अपनी पत्नी के खाने में ज़्यादा नमक डालने के लिए कहिए और फिर उस कमरे में जहाँ वह सोती है वहाँ यह निश्चित कर लीजिए कि वहाँ पीने का पानी बिल्कुल ना हो। आप खुद ही सारी रात जागते रहिए। सुबह होने पर मुझे बताइए कि क्या हुआ था। आप डरना नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर ऋषि और उसका चेला दोनों वहाँ से चले गए। राजा ने ऋषि के कहना माना और उसने राजा ने रसोइयों से ज़्यादा नमक जो डालकर खाना बनाने के लिए कहा। राजा ने देखा कि बीच रात में रानी उठी, उसको प्यास लगी थी। उसने पहले अपने कमरे में पानी खोजा, पर पानी नहीं मिलने पर पहले उसने देखा कि उसका पति सोया हुआ है कि नहीं। उसका पति सोया हुआ था।
उसने फिर एक सांपिन का भेष रखा और बाहर चली गई। वह झील पर पानी पीने के लिए गई। वहां जाकर उसने पानी पिया और पानी पीकर अपने कमरे में वापस आकर फिर एक स्त्री का रूप रखा और अपने बिस्तर में सो गई। राजा ने यह सब देखा तो वह राजा थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने उस रानी को कुछ भी महसूस नहीं होने दिया। अगले दिन राजा ने सब ऋषि को बताया तो ऋषि बोला, राजा साहब, वह स्त्री नहीं है बल्कि एक वियह है। आज अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। अगर किसी सांप पर 100 साल तक किसी आदमी की नजर नहीं पड़ती तो उसके सिर पर एक ताज बन जाता है, वह शाहमार बन जाता है। और अगर उसके अगले 100 साल तक भी उस पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़ती तो वह अजगर बन जाता है। और अगर 300 साल तक उस पर किसी आदमी की नजर नहीं पड़े तो वह वियह बन जाता है। वियह अपने आप को कितना भी लंबा कर सकता है, उसके पास बहुत ताकत होती है और वह अपनी शक्ल भी बदल सकता है। उसको स्त्री की शक्ल लेना बहुत अच्छा लगता है ताकि वह आदमियों के साथ रह सके। राजन, आपकी पत्नी वही वियह है। राजा एकदम से चिल्ला पड़ा, उफ, काश मुझे यह पहले से मालूम होता। पर इस भयानक जीव से बचने का कोई उपाय है ऋषि जी, तो बताइए। ऋषिवर बोले, हाँ जरूर है, पर आपको थोड़ा सब्र करना होगा। आप अपनी पत्नी के पास वैसे ही जाते रहिए जैसे अब तक जाते रहे हैं, क्योंकि अगर उसको शक हो गया तो वह आपको मार देगी। आपकी एक सांस से ही वह इतनी खतरनाक हो जाएगी कि उसकी एक सांस से ही सारा देश नष्ट हो जाएगा। इस बीच आप लाख का एक घर बनवाइए और उस पर सफेद रंग की पुताई जो कलई होती है उससे पुतवा दीजिए ताकि उसकी लाख दिखाई ना दे। उसमें 4 कमरे होने चाहिए, एक बैठने का कमरा, एक खाने का कमरा, एक सोने का कमरा और एक नहाने का कमरा। खाने के कमरे में एक बड़ा सा ओवन होना चाहिए जो ढका हुआ हो। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो आप बहाना बना लीजिए कि आप बीमार हैं। आप हकीम से कहलवाएं कि राजा को 40 दिन अकेले रहना है। उससे यह कहलवा कर आप उस लाख के मकान में चले जाएं। उस स्त्री के अलावा और कोई नहीं आएगा, बस ये बोलने कि उसमें किसी को भी सबका प्रवेश वर्जित है, लेकिन मेरी प्यारी रानी उसमें आ सकती है। जब यह सब तैयार हो जाए तो वह चीनी स्त्री जो बहुत खुश होगी, क्योंकि वह राजा से कम 40 दिन के लिए केवल उसी का था। क्योंकि राजा ने यह कहा था, वह चीनी रानी बहुत खुश थी कि अकेले मकान में राजा उसके 40 दिन तक उसके साथ रहेगा। अब वह उसकी बीमारी में जो चाहे कर सकती है। ऐसा कुछ दिन तक चला। उसके बाद ऋषि ने राजा से बात करने के लिए फिर वहां आया और राजा से कहा कि एक दिन वह खाने के कमरे का ओवन जलाकर रखे और अपनी पत्नी से एक खास रोटी बनाने के लिए कहे। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। उसके बाद ऋषि ने राजा के पास आकर वह खास रोटी बनाई और जब वह देखने लगे कि वह खास रोटी पक गई है तो और वह कैसी पक रही है, वह उसको भट्टी में धकेल दे। क्योंकि बड़ा सा ओवन है, वह उसमें झांक कर देखेगी तो वह उसे उसमें धकेल दे और जितनी जल्दी हो सके उस ओवन का दरवाजा बंद कर दे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह बाहर निकल आए और सारे देश को ही नष्ट कर दे। यह काम बहुत ही होशियारी के साथ और बहुत फुर्ती से करना है। राजा ने कहा कि ऐसा ही होगा ऋषिवर। जब यह सब हो गया तो गर्मी बढ़ाने के लिए उसने घर में आग भी लगा दो। ऋषि ने जब यह सारी बात राजा को बताई तो राजा ने रानी से कहा कि मुझे एक रोटी बनाकर दीजिए और वह ओवन में सेकने लगी। तब राजा कहने लगा कि नीचे देखो झांक कर कि यह रोटी सही से पकी है। जब वह विहा नागिन उसमें झांकने लगी तो राजा ने उसे उस भट्टी में धक्का दे दिया और जल्दी से उसका दरवाजा बंद कर दिया और ज्यादा गर्मी बढ़ाने के लिए उस लाख के मकान में आग लगा दी और राजा वहां से तुरंत निकल गया। ऋषि ने के पास राजा पहुंच गया और ऋषि ने जब यह सुना कि राजा ने क्या किया है तो वह बोला, यह आपने बहुत अच्छा किया। अब आप अपने महल में जाइए और वहां 2 दिन तक इंतजार कीजिए। तीसरे दिन आप मेरे पास आइए तो मैं आपको एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाऊंगा।
2 दिन इंतजार करने के बाद तीसरे दिन राजा ऋषि को साथ लेकर उस जगह पर गया जहां वह लाख का घर खड़ा था। पर वहां तो राख ही राख के सिवा कुछ नहीं था। रिसीवर बोले, राजा साहब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ एक पत्थर दिखाई देगा। राजा ने ध्यान से देखा तो उसको वह पत्थर मिल गया। अब वह रिसीवर बोला, हाँ, राजा बोला, हाँ यह पत्थर है। अब ऋषि ने पूछा, यह तो ठीक है, पर आप क्या लेना चाहेंगे, पत्थर या राख? राजा बोला, पत्थर या राख? ऋषि कहने लगा, हाँ, दोनों चीजों में से एक चीज चुन लीजिए। राजा बोला, रिसीवर आप पत्थर ही दे दीजिए। अब ऋषि बोले, ठीक है, आप पत्थर ले लीजिए, मैं राख ले लेता हूँ। यह कहकर उसने सारी राख समेटी और उसे एक कपड़े में बांध लिया और अपने चेले के साथ गायब हो गया। उसके बाद राजा अपने महल में चला आया। उस दिन के बाद से राजा ठीक हो गया। वह पत्थर जो उसने चुना था, बाद में वह एक संग जो पारस पत्थर साबित हुआ, जिसके छूने से कोई भी धातु सोना बन जाती है। पर उस राख का क्या गुण था, यह राजा नहीं समझ पाया और वह अपने महल में रहने तो चला गया, लेकिन यह राज उसके साथ हमेशा उस ऋषि के साथ ही चला गया, क्योंकि जो ऋषि था वह पूरी राख ले गया और राजा को पारस पत्थर दे गया और राजा से कहा कि आगे जानने के लिए तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन राजा के मन में यही रहा कि उस राख का क्या बना होगा, लेकिन आज तक राजा यह रहस्य नहीं जान पाया। और जो पारस पत्थर था उसे पाकर राजा बहुत खुश था। राजा ने यही सब्र कर लिया कि चलो मुझे पारस पत्थर मिल गया। किसी भी धातु को छूने से अब राजा का जो खजाना है दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसकी प्रजा खुश रहने लगी। राजा भी उस भयानक जीव से मुक्ति पा गया। राजा के लिए यही सबसे बड़ी बात थी। उसने मन ही मन ऋषि को प्रणाम किया और उनको धन्यवाद दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।